जय हिंद। मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जिस प्रकार हम लोग का ये चल रहा है सेशन, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, 1 डे 1 चैप्टर, ठीक है। तो जिस प्रकार पहला दिन हम लोग कोशिका कंप्लीट कर लें, दूसरा दिन हिस्टोलॉजी कंप्लीट करें और तीसरा आज, तो इसमें आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये जो चल रहा है ये ज्ञान बिंदु के ऑब्जेक्ट बायोलॉजी का ये उससे चल रहा है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग फुल नोट डिटेल्स सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं। तो आप अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। शुरू करने से पहले बता दें कि अभी अगस्त महीने समाप्त हुई है और अगस्त महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं, ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिवस में जो भी है सब इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। महीने के लास्ट में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, महत्वपूर्ण दिवस और उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ में थीम भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और बता दें कि ये अभी जो हमारा चल रहा है, ठीक है, ये जो अभी चल रहा है इसमें अभी हम लोग सिर्फ 1 लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, बट ये जो वीडियो है आपका संपूर्ण विज्ञान, ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन और ट्रिक्स के साथ। यदि आपका कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो अप्रोक्स 3 घंटा 14 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा विज्ञान जो है आपके दिमाग में छप जाएगा। यानी कि यदि अगर आपसे साइंस से क्वेश्चन अगर 10 पूछता है तो इसमें से आप 6 से 7 प्रश्न के आप हकदार हो जाएंगे। इसमें आपको पढ़ाई नहीं है, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाएं, ताकि क्योंकि अगर एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप प्रश्न से उत्तर के पास कैसे पहुंच सकते हैं, ये इस वीडियो में बताया गया। इसमें पढ़ाया नहीं गया, याद करवाया गया, वो भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ। तो ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो को आप 2 बार कंप्लीटेड देख लीजिएगा। और बता दें कि जिस प्रकार ये हम लोग साइंस कंप्लीट किए, सेम उसी प्रकार उससे पहले हम लोग ये बिहार कंप्लीट कर चुके हैं। बिहार में बार बार अगेन आपको हम बार बार बता रहे हैं कि इसमें हम पढ़ाई नहीं है, इसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाए हुए हैं। इसमें टोटल अप्रोक्स पूरा हम लोग बिहार इसमें कवर अप किए। ये बिहार का वीडियो अप्रोक्स 40 से 41 मिनट का वीडियो है, ठीक है। 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा बिहार छप जाएगा। जहाँ मैप का आवश्यकता हुआ हम लोग वहाँ मैप से भी कवर अप किए हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और स्टैटिक जीके का भी ये सीरीज हम लोग का चल रहा है, जहाँ से सभी छोड़ के आते हैं बट हम लोग वहाँ से करके आएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और बता दें कि आपको किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट टिप्स से जुड़ सकते हैं, या आप इस QR कोड से आप टेलीग्राम से जुड़ के आप हमसे वीडियो का PDF फाइल आप अचीव कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बता दें ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आपको शुरू में बता दें 1 डे 1 चैप्टर। चलिए इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। वे जीव जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने हेतु माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। प्रमुख सूक्ष्मजीव जिसे पहला जिसमें आता है वायराइट्स। सब प्रथम वायराइट्स की खोज अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने किया। वायराइट्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायराइट्स विषाणु से सभी छोटे होते हैं, ठीक है, विषाणु से सभी छोटे होते हैं। यह विषाणु के 1,000वें भाग के बराबर होता है। वायराइट्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में RNA ही रहता है, ठीक है। वायराइट्स केवल परपोषी के शरीर में ही वृद्धि कर सकता है तथा यह पौधों
पौधों के कई इकाई रोगों को भी फैलाता है। वायरस केवल पौधे में ही पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे प्रियॉन। प्रियॉन यह एक असमान प्रकार के सूक्ष्म जीव जो केवल प्रोटीन का अणु बना होता है। प्रियॉन का व्यास मात्र 4 से 5 नैनोमीटर होता है। इसका निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में ही होता है। प्रियॉन के कारण बकरी और भेड़ में स्क्रॉपी नामक रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। प्रियॉन के कारण ही बकरी और भेड़ में स्कॉर्पी नामक रोग होता है, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे देखिए बताते हैं। स्कॉर्पी से क्या स्कॉर्पी कर दीजिए। स्कॉर्पी यानी कि एक गाड़ी और उसके पीछे क्या होता है, भेड़ बकरी दौड़ के भागती है। ठीक है, तो बकरी और भेड़ में कौन सा प्रियॉन के कारण ही क्या होता है, स्कॉर्पी रोग होता है। ठीक है, प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोयोटिस सल्फेट योकावा नामक रोग होता है, मनुष्य में भी। ठीक है, इस रोग में मनुष्य की याददाश्त में कमी या पागलपन हो सकता है। अब वायरस, अब क्या है, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस जो है ये लैटिन भाषा में वायरिस शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, विष क्या होता है, विष। लैटिन भाषा की वायरिस शब्द का अर्थ विष होता है। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक आइवेनोस्की ने किया था। आइवेनोस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था तथा उस वायरस का नाम उन्होंने टैबैको मोसिस वायरस TMV रखा। विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो RNA या DNA के रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतु के वायरस का न्यूक्लिक एसिड RNA होता है, जबकि अन्य जंतु में यह DNA के रूप में होता है। अधिकांश विषाणु का आकार गोलाकार होता है तथा कुछ विषाणु दंडाकार यानी कि छड़ के समान भी होता है। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिकों का एक मत नहीं है। कुछ जीव वैज्ञानिकों ने इसे सजीव भी मानते हैं तथा इसे कुछ निर्जीव भी मानते हैं। आइए अब हम लोग जो विषाणु है उसको निर्जीव और सजीव कैसे मान सकते हैं। तो वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि कर सकता है, इस आधार पर इसको हम निर्जीव मानते हैं। उसके बाद वायरस को क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार से भी इसको हम निर्जीव मान सकते हैं। उसके बाद वायरस में श्वसन नहीं होता है, तो निश्चित है इसको हम लोग अनिर्जीव भी मान सकते हैं। उसके बाद जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचय की क्रिया नहीं होती, तो इस प्रकार से हम लोग वायरस को निर्जीव मानते। अब आइए देखते हैं विषाणु को निम्न आधार पर सजीव कैसे माना गया। तो पहला है भिन्न भिन्न वायरस का आकार और संरचना भिन्न होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं ये सजीव है। उसके बाद वायरस में जनन करता है। अगला है वायरस संवेदनशील होता है तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलन पाई जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं पादप वायरस पौधे के कोशिका में रहते हैं और उन्हें कई प्रकार के रोगों को फैलाता है। ठीक है, यानी कि पादप में पेड़ पौधा में जो वायरस पाया जाता है जिस कारण से पेड़ पौधा में कई रोग होता है। तो वायरस द्वारा पौधे में होने वाला प्रमुख रोग देखेंगे। पहला है तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च में ये सब मोजेक रोग होता है। क्या होता है? मोजेक रोग। तो तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च इस सब में जो मोजेक रोग होता है ये वायरस के कारण होता है। आलू में लीफ रोग ये भी वायरस के कारण होता है और भिंडी का पित्त सीरा ये भी मोजेक वायरस के कारण होता है। और टमाटर में जो लीफ कर्ल रोग होता है ये भी वायरस के कारण होता है। अब आगे देखेंगे जंतु।
जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वायरस मनुष्य में भी घातक रोग फैलाते हैं। वायरस के कारण मनुष्य में होने वाला रोग, यानी कि वायरस से होने वाला मनुष्य में रोग, पहला रोग है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। ये जो रोग होता है वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तो इन्फ्लुएंजा के बारे में आइए पढ़ते हैं। यह रोग मैक्सिको वायरस के कारण होता है। किसके कारण? मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। रोग के विषाणु द्वारा रोग के विषाणु वायु द्वारा रोगी के छींक के साथ यह फैलता है। ठीक है। विषाणु संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में तेजी से वृद्धि करता है एवं 1 से 4 दिन बाद संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कंपन, कमजोरी और नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। उसके बाद क्या है? इन्फ्लुएंजा के बारे में ही है। इस रोग के नियंत्रण हेतु कई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है, फिर भी एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में आराम से कुछ राहत मिलती है। ठीक है। अब है पोलियो। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे से वायरस से होने वाला पहला रोग क्या था? इन्फ्लुएंजा। दूसरा रोग क्या है? पोलियो। आइए अब पोलियो के बारे में पढ़ते हैं। पोलियो या पोलियोलाइटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से पहले आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल से होते हुए यह वायरस रक्त कोशिका में पहुंचता है। अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी प्रवेश कर जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर यह वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं नष्ट कर देता है। इसके कारण पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना बंद कर देते हैं। ये पोलियो के कारण। अब पोलियो से और फैक्ट है, यह रोग बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है। खासकर 6 महीने से लेकर 3 वर्ष के उम्र तक के। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर फिर प्रभावित अंग जो होता है इसका इलाज संभव नहीं है। सिर्फ फिजियोथेरेपी द्वारा ही यह रोग तीव्रता में कम किया जा सकता है, परंतु ये ठीक नहीं हो सकता। इस रोग से बचाव हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है, तो आप टीका ले सकते हैं। अब क्या है? वायरस से होने वाला तीसरा रोग है खसरा। क्या है? खसरा। यह मुर्वली विषाणु के कारण होने वाला यह रोग है खसरा। ठीक है। यह विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक, आँख से पानी बहता है, बुखार होता है तथा 3 से 4 दिन के बाद शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। इस रोग में रोगी को पर्याप्त आराम तथा उबला हुआ भोजन करना चाहिए। खसरा। अब है अगला, वायरस से होने वाला अगला रोग है चेचक। क्या है? चेचक। अप्रोक्स हम लोग जानते हैं कि इससे चेचक जो है ये अप्रोक्स 1977 में मुक्त हो गया था भारत से। ठीक है। जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे पोलियो पढ़े थे ना, तो पोलियो 2014 में, क्या ये इम्पोर्टेंस याद रखेंगे, 2014 में पोलियो भारत से मुक्त हो गया था। ठीक है, समझे, 2014 में, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब है अगला हम लोग चेचक के बारे में पढ़ रहे थे। इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये याद रखेंगे। स्मॉल पॉक्स ये 1977 में मुक्त हो गया था। देखिए अब आते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। यह बेरिओला विषाणु के कारण होता है। यह बहुत ही संक्रमण रोग है। इसके विषाणु वायु के माध्यम से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार,
सिर में दर्द, उल्टी होता और उसे 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है और इस रोग का टीका उपलब्ध है। ठीक है, अब है छोटी माता, इसे स्मॉल नहीं, इसे चिकन पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चिकन पॉक्स। चेचक को स्मॉल पॉक्स, छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, यह रोग बेरीसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। यह भी एक संक्रामक रोग है। ठीक है, परंतु चेचक से कम है। इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है तथा जोड़ों पर दर्द रहता है। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से ही यह स्वतः ठीक हो सकता है। अब है रेबीज। अब हम लोग रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। रेबीज, यह रोग रैबिडी वायरस के कारण होता है। किसके कारण? रैबिडी वायरस के कारण होता है। ठीक है, इस वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने देखा था। कौन देखा था? पास्चर ने देखा था तथा इस रोग के टीका का विकास भी उन्होंने ही किया। रैबिडी वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाई जाता है। ठीक है, रेबडी वायरस, कौन सा वायरस? रेबडी वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाया जाता है। जब यह जीव मनुष्य को काटता है तथा वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण है सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द और धीरे धीरे रोगी पागल के तरह व्यवहार करने लगता है। रेबीज से संक्रमित व्यक्ति का गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे वे पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते ही काफ़ी डरने लगता है। इस कारण से इस रोगी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और मनुष्य, अभी हम लोग रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य अधिकांशतः कुत्ते के काटने से रेबीज से प्रभावित होता है। कुत्ते अगर रेबीज से संक्रमित हो गए तो वे कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है। जैसे देखिए, अगर लग रहा है कि अगर कुत्ता काट लिया मनुष्य को, तो मनुष्य को अगर रेबीज होगा तो कुत्ते का भी व्यवहार बदल जाता है। जैसे संक्रमित कुत्ता अत्यंत क्रोधी एवं उग्र हो जाता है और व्यक्ति को काटने दौड़ता है, या संक्रमित कुत्ता सुस्त या मौन होकर एकांत स्थान पर पड़ा रहता है, या कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है। तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चित वह कुत्ता जो है रेबीज से संक्रमित है। ठीक है, रेबीज वायरस से अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है। अतः पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद ही एंटी रेबीज सुई दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। वायरस से होने वाला अगला बीमारी है हेपेटाइटिस। क्या है? हेपेटाइटिस। यकृत में वायरस के संक्रमण से यह रोग फैलता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से यह बीमारी होता है। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, जिसमें टाइप ए, टाइप बी कॉमन है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है तथा और टाइप बी जो है रुधिर, लाल आदि के संक्रमण से होता है। इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है और हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। इस रोग का एक टीका है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज। क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग ऊपर जो पढ़े, क्या क्या पढ़े? ये सब हम लोग पढ़े वायरस से होने वाला रोग। वायरस से होने वाला रोग कौन कौन पढ़े हम लोग? इन्फ्लुएंजा पढ़े, पोलियो पढ़े, खासरा पढ़े, चेचक पढ़े, छोटी माता पढ़े, रेबीज पढ़े और हेपेटाइटिस बी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज।
क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियोफेज वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज ट्वार्ट तथा डी हेलेन ने 1917 में किया था। यह विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होता है। बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है तथा उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवाणु की उपस्थिति होती है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। ये पानी को सड़ने वाले विषाणु का भक्षण करता है और यही कारण है कि इस गंगा जल का काफ़ी अधिक दिनों तक पानी साफ रहता है और ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज से सिर्फ यही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव है। यह वायु, जल, भूमि हर जगह मौजूद रहता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लुवेन हॉक ने किया था। आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे क्योंकि ये आपको हम फर्स्ट चैप्टर ही कोशिका में करवा चुके हैं। ठीक है, उन्होंने इसका नाम एनीमेकुलस रखा, लेकिन एरन वर्ग द्वारा जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया गया। सर्वप्रथम लुई पाश्चर, उसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा जो मनुष्य में रोग फैलता है जीवाणु में पाए जाने वाला समान लक्षण। ठीक है, ये जीवाणु द्वारा ही मनुष्य में रोग फैलाते हैं और जीवाणु में कुछ समान लक्षण पाए गए हैं, सो हम लोग देखेंगे। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जीवाणु क्या है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती और जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर, ठीक है, वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी रहती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी रहती है वो सेलुलोज की नहीं बनी रहती है, वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी रहती है। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी होते हैं, कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। विभिन्न जीवाणु का औसत आकार 1 mu से लेकर 5 mu तक होता है। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। जीवाणु के रूप में आधार पर विभिन्न नाम दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे जिस प्रकार गोल आकार का जीवाणु होगा उसे कोकाई कहेंगे, जो घन आकार का गोल जीवाणु होगा उसे सार्सिना कहेंगे, छड़ आकार का जो जीवाणु होगा उसे बैसिलस कहेंगे और सर्पिल आकार का जो जीवाणु होगा उसे स्पाइरिला कहेंगे। कौमा आकार का जो जीवाणु होगा उसे बाइवियो कहेंगे। ठीक है, जीवाणु में जनन प्रायः विखंडन द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब जीवाणु से होने वाला आर्थिक लाभ, क्योंकि जीवाणु से हमें लाभ और हानि दोनों होगा, तो सबसे पहले हम लोग लाभ पढ़ लेंगे। जीवाणु से होने वाला पहला लाभ है जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य करता है। यह मित्र जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व को मिट्टी एवं वातावरण से मुक्त करता है। अगला है कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, कोलोरास्टिरिडियम, राइजोबियम पौधे के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा ये जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, जो खेती के लिए बहुत लाभप्रद है। ठीक है, ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे नाइट्रोजन स्थिति कारक जीवाणु कहते हैं। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा पाचन की क्रिया में सहायक है। ये जीवाणु भोजन के साथ आय हानिकारक जीवाणु को खाकर हमारी रक्षा करता है। रोमन्थी जीव, जुगाली करने वाला जीव के अमाशय में सेलुलोज पचाने वाला बैक्टीरिया होता है। इन प्राणियों द्वारा खाए गए घास के सेलुलोज को केवल उनके अमाशय में मौजूद जीवाणु ही पचा सकता है।
आइए आगे देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित जीवाणु ही करता है, ठीक है। दूध को दही में जो परिवर्तित करता है वो जीवाणु ही करता है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिससे दही बनता है। जीवाणु द्वारा ही मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधि लाई जाती है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। आप लोग कमेंट में करेंगे से मक्खन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। अगला है, इसी में है बेसिलस मेगाथीरियम माइक्रोकोकस जीवाणु द्वारा क्रमशः चाय तथा तंबाकू के पत्ते में सुगंध पैदा होता है। ये बेसिलस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। इस जीवाणु का उपयोग नील के निर्माण में तथा चमड़े के शोधन में तथा जूट के रेशों को अलग करने में करता है। आप लोग बताएंगे कि इस चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आंसर आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। अगला है, आजकल अधिकांश एंटीबायोटिक औषधि जीवाणु से तैयार किया जाता है। जीवाणु की बहुत सी जातियों द्वारा रोग प्रतिरोधक टीका भी तैयार किए जाते हैं। अब देखेंगे जीवाणु के प्रमुख हानिकारक क्रिया। ये जो हम लोग पढ़े थे, जीवाणु से कुछ लाभ पढ़े थे, ठीक है। जीवाणु से होने वाला आर्थिक लाभ पढ़े थे और जीवाणु से होने वाला कुछ हानिकारक भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जीवाणु से प्रमुख होने वाले हानिकारक क्रिया। बहुत से जीवाणु विषैले पदार्थ को स्रावित कर खाद्य पदार्थ को विषाक्त बना देता है, जैसे स्ट्रेप्टोकक्कस, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनियम आदि। कुछ जीवाणु मिट्टी में अवस्थित नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ते हैं विनाइट्रिककारी जीवाणु कहलाते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस। स्पाइरोकीट साइटिफाज जीवाणु रूई के रेशों को नष्ट कर देता है। कुछ जीवाणु पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रभाव नष्ट हो जाता है और जीवाणु पौधे में रोग फैलाते हैं। प्रमुख रोग जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ जीवाणु जो है ये जीवाणु पौधे में रोग फैलाते हैं, वो देखेंगे। जैसे आलू का बिल्ट रोग या सैलिथ रोग, ये जीवाणु के द्वारा होता है। गन्ना में लाल धारी रोग, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। और चावल में अंगमारी रोग, ये भी जीवाणु के द्वारा। और नींबू तथा टमाटर का कैंकर रोग, ठीक है। आप बताएंगे से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए क्योंकि ये सब प्रश्न ये जो हम हैं ये सब हम करवाए हुए हैं, ठीक है। ये सब हम करवाए हुए हैं। आप स्टैटिक जीके का आप पार्ट नहीं देखें, आप सब जाके देखिए, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको सब याद करवाए हुए। सेब और नाशपाती का निर्जा रोग या अग्नि निर्जा रोग, ये भी विषाणु के द्वारा होता है। बंदा गोभी का काला बिलगन रोग, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं का बिलगन रोग, ये भी जीवाणु के द्वारा। और गेहूं में टुंडू रोग, ये सब जीवाणु के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखें, जीवाणु से होने वाला पेड़ पौधा में हानिकारक और लाभदायक दोनों देख ले। अब जीवाणु से होने वाला मानव में प्रमुख रोग, जिस प्रकार हम लोग विषाणु से होने वाला रोग देखें, अब हम लोग जीवाणु से होने वाला रोग देखेंगे। तो पहला रोग है टीबी, जिसे क्षय रोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ा की कोशिका को नष्ट करने लगता है। और इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीने से ज़्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार इस रोग के प्रभावित लक्षण हैं। इस रोग के जीवाणु प्राय रोगी के थूक, कफ, खांसी से फैलता है तथा टीबी हमारे देश का
एक प्रमुख बीमारी है। आप लोग कमेंट में करेंगे इसे टीबी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। इस रोग का उपचार, ठीक है, इस रोग का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप में लेना पड़ता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म से ही बीसीजी का टीका दिया जाता है। और देखिए ये आ गया, और 24 मार्च को हम लोग विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। अब क्या है, जीवाणु से होने वाला दूसरा रोग है टाइफाइड। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, होने वाला संक्रमण रोग है। यह बैक्टीरिया पेयजल, भोजन, दूध, कच्चे फल, सब्जी के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है और यह रोग बच्चों को प्रायः होता है। इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है कमजोरी, सिर दर्द, तेज बुखार। टाइफाइड बुखार संक्रमित व्यक्ति को 3 सप्ताह तक लगा रहता है, ठीक है। टाइफाइड बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 साल के बाद टैब टीका लगवानी चाहिए, ठीक है, टाइफाइड से। अब क्या है, न्यूमोनिया। इस रोग में ये सब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग विषाणु से होने जीवाणु से होने वाला रोग पढ़ रहे हैं। इस रोग स्ट्रेप्टोकक्स न्यूमोनिया जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में फेफड़ा में स्थित वायुकोष्ठ का तरल सूख जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ज्वर, खांसी, सिर दर्द इस रोग का समान लक्षण है। अब है हैजा। यह विब्रो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर विषाक्तता पदार्थ स्रावित करता है, जिससे रोगी को बार बार पानी जैसा पखाना, जिसे दस्त कहते हैं, उल्टी होते रहता है। इस रोग से बचाव हेतु टीका भी उपलब्ध है। अब है एंथ्रेक्स। क्या है, एंथ्रेक्स। यह रोग बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण प्रायः पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी का होता है। फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है। इस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण है सर्दी, सांस लेने में दिक्कत और भूख में कमी। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला अन्य रोग है, ठीक है। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनेस और काली खांसी और कोड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेम थ्योरी ऑफ डिजीज। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्मजीव मानवों में रोग फैलाते हैं। उन्हें एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का पता लगाकर इसे प्रमाणित किया था। रॉबर्ट कोच की यही मत ग्रेम थ्योरी ऑफ डिजीज कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्मजीव। अब प्रोटिस्टा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। इस जगत के जीवों में प्रचरण अंग के रूप में सिलिया, फ्लैजिला तथा कूटपाद पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट जगत के सूक्ष्मजीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों स्वभाव के होते हैं। स्वपोषी प्रोटिस्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोशिकीय शैवाल आते हैं। परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं, जैसे यूग्लिना। यह एक कोशिकीय मुक्त जीव है। इसमें प्रचरण अंग के रूप में फ्लैजिला पाए जाते। यूग्लिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। इसमें पौधे के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ रहता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। इसे पौधा तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है और यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, पैरामीशियम। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरामीशियम। यह एक प्रोटोजोआ है जिससे सिलिया के द्वारा प्रचरण होता है। इस प्रोटोजोआ का आकार चप्पल से मिलता है, जिस कारण इसे चप्पल जंतु भी कहते हैं।
अब पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मोडियम। यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक की जरूरत होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य है, दूसरा पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यह प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है, जिसके जीवन चक्र की कई अवस्था होती है। जब यह मनुष्य के रक्त के आरबीसी में मोनोजोइट अवस्था में आता है, तब आरबीसी हीमोग्लोबिन को नष्ट होने लगता है। मलेरिया रोग के कंपन के साथ बुखार, रक्त में आरबीसी कोशिका की कमी और पीलिया का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। इस रोग हेतु कोई टीका नहीं बना है। इस रोग की मशहूर दवा है कुनेन, जो सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा एंटेमिसिया नामक पौधे से ऑर्टिथिन नामक पदार्थ निकलता है, जो कुनेन की तरह ही प्रभावी है। ठीक है, इस रोग का नाम मैकुलॉक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन CLA लेबलान नामक फ्रांसीसी डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी को प्लाज्मोडियम की खोज की। इसके लिए लेबलान को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था और सर रोलैंड रॉस, जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्हें यह पता लगाया कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है और रोलैंड रॉस की इस कार्य हेतु उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लिस्मेनिया। क्या पढ़ेंगे? लिस्मेनिया यह प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग ब्लैक फीवर भी कहते हैं। कालाजार का संक्रमण बालू मक्खी द्वारा होता है। बालू मक्खी नम मिट्टी या मिट्टी के दरारों के बीच चूहे के बिल में रहती है। यह मक्खी कम रोशनी वाले जगह पर ही रहता है। कालाजार का मुख्य लक्षण है 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बुखार, खून की कमी, और याद रखेंगे खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिगर और तिल्ली का बढ़ना और भूख न लगना। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं और स्लीपिंग स्किनेस रोग होता है। ठीक है, यह रोग को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइनोसोमेसिस रोग भी कहा जाता है। ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी मक्खी द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रारंभिक लक्षण देखने पर इसका उपचार नहीं हुआ तो यह प्रोटोजोआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता और यह रोग जानलेवा साबित होता है। अगला रोग हम लोग पढ़ेंगे एंट अमीबा जिबेलिस। यह अमीबा समूह का प्रोटोजोआ है। ठीक है, यह अमीबा समूह का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। ठीक है, पायरिया रोग दांत तथा मसूड़ा खराब हो जाता है और यह दांतों का समान रोग जिसका उपचार आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में अमीबा पेचिस रोग होता है। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश कर कोशिका को नष्ट करने लगता है जिससे संक्रमित व्यक्ति को पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलने लगता है। यह पेचिस रोग का समान लक्षण है। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। इस रोग में काम आने वाला प्रमुख एंटीबायोटिक जो है टेरामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, अब अगला है एंट अमीबा कोलाई। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत के कोलिन में उपस्थित रहता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वस्थ कोशिका को क्षति नहीं पहुंचाता। यह प्रोटोजोआ कोलिन में पहुंच अपच भोजन में उपस्थित जीवाणु का भक्षण करता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। बस अब लास्ट है अमीबा के बाद हम लोग ये कवक पढ़ लेंगे, बस यही लास्ट कवक ही है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए तो फिर अमीबा हम लोग देखते हैं। अमीबा एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल तथा नभ भूमि पर पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन रोग के रूप में कूटपाद पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग यह भोजन ग्रहण करने में भी करता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं रहता, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रोटोजोआ क्या है? तो ये यूकेरियोटिक सेल है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे कवक जगत। इस जगत में बहुकोशिकीय पौधा को रखा गया है, जिसमें कोशिका भित्ति तो है परंतु क्लोरोफिल इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को पौधा ही माना गया है। कवक को कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी रहती है। ठीक है, कवक आप लोग ये बताएंगे कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये सब आपको, आप स्टैटिक जीके वाला सीरीज देखिएगा, ये सब आपको याद करवाएंगे। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। कवक को कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी होती है। इसमें जीवों की तरह ग्लाइकोजेन संचित भोजन के रूप में जमा रहता है। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, जो जैसे ईस्ट है एक कोशिकीय कवक है। कवक परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। ये हर जगह तथा सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कुछ कवक स्थान विशेष पर ही उगते हैं, जिन्हें विशेष नाम से संबोधित करते हैं, जैसे पेड़ की छाल पर उगने वाला कवक। ठीक है, कवक को कोटिकोलस, गोबर पर उगाए जाने वाला कवक को क्रोपीफिलस और चट्टान पर उगाने वाले कवक को सेक्सिकोल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कवक के शरीर की संरचना धागे के जाल समान होते हैं। इस जाल को कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल से तंतु के समान संरचना निकलती है, जिसे हाइफा कहते हैं। हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर से पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे प्रमुख लाभदायक कवक, यानी कि कवक से होने वाला प्रमुख लाभ। पहला, कवक का प्रयोग भोजन के रूप में होता है। ठीक है, जैसे रोमेरिया, क्लेबेसिया और एग्रोरिकस कवक को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम को खाद्य छत्रक भी कहा जाता है। ईस्ट कवक की प्रजाति सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग तथा डबल रोटी को नरम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है कवक से। उसके बाद केलेविसेपस परफ्यूरिया कवक से इरोगोट प्राप्त होता है, जिसे नशीले ड्रग तैयार किए जाते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम नोटेटम कवक से हुआ था। ठीक है, कवक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका अदा करता है। अब देखेंगे कवक से होने वाला कुछ हानिकारक देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? कवक से अल्फा टॉक्सिन विष साबित होता है, जो पालतू पशु में हानि पहुंचाता है। कवक से विश्रामी पदार्थ LSD प्राप्त होता है। कवक में कई भयंकर बीमारी को भी फैलाता है। ठीक है, कवक से होने वाला बीमारी को हम लोग देखेंगे। तो बीमारी फैलाता है कवक द्वारा होने वाला बीमारी। पहला क्या है? आलू में लेट वाइल्ट। ठीक है, रोग फाइटोफोथोरा इन्फेस्ट्रंस कवक के कारण होता है। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग, ये कवक के द्वारा होता है। गन्ने में लाल सड़न कवक के कारण। ठीक है,
चने का विल्ट रोग ये कवक के द्वारा, और बाजरे का आर्गेट रोग ये भी कवक के द्वारा, धान का प्रध्वंस रोग, ठीक है, ये भी कवक के द्वारा, आलू का अंग भारी रोग ये भी कवक के द्वारा, और अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू ये भी कवक के द्वारा, और गेहूं का लाल रस्ट ये भी कवक के द्वारा, और सरसों का सफ़ेद कीट रोग ये भी कवक के द्वारा। और कवक से, ठीक है, कवक से मनुष्य में कई रोग होते हैं, देखिए, ठीक है। तो कवक से होता है एथलीट फुट, ठीक है, खाज होता है, दाद होता है, गंजापन होता है, और एस्पेजिलिस होता है, ठीक है। देखिए, इसका एक ट्रिक था जो भी हम ये सब करवाए हुए स्टैटिक जीके वाला सीरीज जाइए आप, वहाँ देखिए सब ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको ये सब याद करवाया हुआ है, ठीक है। तो एथलीट फुट जो होता है ये ट्राइकोफाइट कवक से होता है, ठीक है। खाज जो होता है सरकॉपट इसके बीच कवक से होता है। दाद जो होता है ट्राइकोफाइटिन कवक से होता है, और गंजापन जो होता है ये टेनिया कैप्टिस कवक से होता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग का जो ये था चैप्टर नंबर 3 था माइक्रोजिम, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव, ये इस प्रकार चैप्टर समाप्त हुआ। और बता दें, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि अप्रॉक्स ये 1 घंटा के आसपास होने वाला, 40 मिनट हो गया, थोड़ा बोलने में लगातार बोलने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो एक लाइक करके एक मोटिवेट करें, और वैसे दोस्तों को शेयर जरूर करें। जिस चीज़ का आप तैयारी करते हैं उसी चीज़ का आपका दोस्त तैयारी करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।